So guys, in this segment, I am going to cover SS Tarapur Committee on full capital account convertibility in India. SS Tarapur Committee had submitted two reports, one in 1997 and another in 2006. What is convertibility? Currency convertibility is the ease with which a country's currency can be converted into gold or another currency through global exchanges. India's rupee, as we know, is partially convertible currency. That means rupee can be converted at market exchange rate in certain cases, especially the current account. Indian rupee is fully convertible on current account, but on capital account it is partially convertible. इसका मतलब क्या है? If you go to RBI, if Tatas go to RBI and they say that they need $2 billion, RBI would say, I will give you up to 40%, 60% you have to arrange on your own. Clear? Making the rupee a fully convertible currency would mean increased liquidity in the financial markets, improved employment and business opportunities, and easy access to capital. Some of the disadvantages include, what are the disadvantages? ये डिपेंड करता है कि इंडिया की करेंसी कितनी स्ट्रांग है, इंडिया के आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स की सिचुएशन क्या है. अगर ये नहीं है तो रुपी विल बिकम, डिसएडवांटेज क्या है? हाईली वॉलेटाइल हो जाएगा, एंड इंक्रीज्ड बर्डन ऑफ फॉरेन डेट हो सकता है कि अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी तो टाटाज, अंबानीज, अदानीज, टाटा ने जैसे जैगवार एक्वायर करी तो कहने को वो अच्छा माना जाता है कि हमने फॉरेन कंपनी को एक्वायर करा, बट क्या जैगवार प्रॉफिट लेके आ रही है इंडिया में? डॉलर्स आएंगे या नहीं? राइट. सो इंक्रीज्ड बर्डन ऑफ फॉरेन डेट हो सकता है, एंड एन इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स एज वेल. राइट. जब हम ये कहते हैं कि इंडिया की करेंसी करंट अकाउंट पे कन्वर्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए, गोल्ड के एक्सपोर्ट के लिए, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए, अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, तो मैं फ्रीली जा सकता हूँ, मैं पैसे कन्वर्ट करवा सकता हूँ. लेकिन अगर मैं कुछ कंपनी वहां पे एक्वायर करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास परमिशन नहीं है. अगर मैं मेडिकल इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए कहीं फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ तो ठीक है. अगर सचिन इंडिया में फेरारी लेके आना चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए पैसे मिल जाएंगे. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया के, जैसे अंबानी भी हैं या अदानी भी हैं, अगर उन्हें 2 बिलियन, $3 बिलियन इतना ज़्यादा पैसा बाहर लेके जाना है तो प्रॉब्लम है. करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. करंट अकाउंट क्या है? एनी करेंसी में बी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबल और बोथ. Current account convertibility implies that Indian rupee can be converted to any foreign currency at existing market rates for trade purposes for any amount. It allows for easy financial transactions for the export and import of goods and services. Any individual involved in trade can get foreign currency converted at a designated bank or dealers. अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, राइट, और मेरे को पैसे चाहिए फॉरेन में, डॉलर्स चाहिए मुझे, अगर रुपीज़ को कन्वर्ट कराना है तो मैं डेजिग्नेटेड बैंक, HDFC बैंक की एक डेजिग्नेटेड ब्रांच होगी, ICICI की एक डेजिग्नेटेड ब्रांच होगी, जहाँ से मैं रुपीज़ दे के अपने अकाउंट में रुपीज़ डिपॉजिट कराऊंगा और बैंक को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे डॉलर या पाउंड या यूरो दिए जाए. Now guys, please understand, at the beginning of the reforms, the rupee was made partially convertible for goods, services and merchandise imports. During the mid-90s, 1995 आते आते rupee was fully made convertible on current account. तो जैसा मैंने बताया है पहले भी कि करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट जैसे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब जो करते हैं, वो ट्रेड अकाउंट में जो है पहले रजिस्टर होता है, और फिर ट्रेड अकाउंट का, अगर चाइना के साथ में इंपोर्ट्स हम ज़्यादा कर रहे हैं $60 बिलियन, तो वो करंट अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा. और फिर उसके बाद फॉरेन रेमिटेंसेज, अगर हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज, जैसे कि हमारे जो NRI भाई लोग हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं, UAE से हमारे पास जो पैसा आता है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. वैसे ही
फुल्ली कन्वर्टेबल ओनली ऑन करंट अकाउंट, प्लीज बी अटेंटिव। ओके, वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि $60 बिलियन का अगर हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, राइट, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंपोर्ट यहाँ पे करंट अकाउंट में नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, ये आउटफ्लो है, लेकिन ये इसका लेना देना पॉजिटिव साइड से है। एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, या फिर कोई टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं, या मेडिकल सरोगेसी के लिए, राइट, यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो हमें फ़ायदा देता है। नाउ, capital account convertibility allows the freedom to convert local financial assets into foreign financial assets. Local लैंड एक्सेट्रा, अगर अमेजन ने कोई प्लांट लगाया है और अमेजन उसे बेचना चाहता है और बिरला उसे खरीदना चाहते हैं, टाटा उसे खरीदना चाहते हैं, अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड होगी तो टाटाज को वो पैसे कन्वर्ट करने, तो बिरला को वो पैसे आरबीआई को देने पड़ेंगे, आरबीआई के लिए ये मैंडेटरी होगा। क्लियर? अब यहां पे ध्यान रहे, रेमिटेंसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर करंट अकाउंट। रेमिटेंसेज आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स। NRIs located in UAE, USA, etc., non-resident Indians, they are sending us lot of dollars with which we can compensate for our imports of things like fertilizer from foreign countries, potash, etc., and फ्यूल etc. क्रूड ऑयल के लिए हमें क्रूड ऑयल के लिए पे करना पड़ता है, तो वो पैसा हमारे जो NRI सिटीजन्स हैं वो यहाँ पे इंडिया में भेजते हैं और उससे हम अपना खर्चा पानी चला लेते हैं। इंडिया में कैपिटल अकाउंट पे इनफ्लोज पिछले कुछ सालों में बढ़ गए हैं। कैपिटल अकाउंट इनफ्लोज इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड, राइट? व्हाई? बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, FDI की वजह से। FDI in every sector is almost more than 51%. So this is an advantage for India. कि जैसे अभी फेसबुक और जियो की डील हुई, तो फेसबुक ने जियो को पैसे दिए कितने, 45,000 करोड़, तो ये आरबीआई के पास आ गए। लेकिन अगर अभी भी हमने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं किया है, अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर देंगे तो आगे चल के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई के पास अभी $500-600 बिलियन हैं, तो ये हमें बैकफायर कर सकता है, राइट? तो दिस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन्वॉल्व्स unrestricted flow of capital for all purposes, which may include free movement of investment capital, free movement of investment capital, big ticket investments, dividend payments by the Indian companies to foreign citizens, interest payments, foreign direct investment in domestic projects and businesses. अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं एफडीआई तो ठीक है, लेकिन अगर फॉरेन डायरेक्ट आउटफ्लोज हो गए, टाटाज ने अगर बाहर ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया, बिरला, अंबानी, अदानी, अगर इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट्स ने इंडिया से बाहर पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आरबीआई इनकी डिमांड्स को पूरी कर पाएगा, राइट? One can still bring in foreign capital or take out local money for these purposes, but there are ceilings imposed by the government that requires approval from Ministry of Commerce and most importantly RBI. Clear? What are the advantages of full capital account convertibility? It will increase the liquidity in financial markets of India. कैश जो है इंडिया में फंड्स बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, राइट? इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल सिस्टम हो जाएगा। हमें ये भी पता होगा कि लंदन बैंक कितने पे लोन दे रहा है और SBI कितने पे लोन दे रहा है। Tarapur committee, which was tasked with assessing the full convertibility of the rupee, has noted these benefits after full rupee convertibility. तारापुर कमेटी ने 1997 में ये गवर्नमेंट ने कमेटी लगाई थी कि क्या इंडिया को फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करनी चाहिए। तो इंडियन बिजनेसेस विल बी एबल टू इशू फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट टू द लोकल इंडियन इन्वेस्टर्स। इंडियन बिजनेस जो है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट, यानी कि जैसे हम फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, जिसे हम आज मसाला बॉन्ड्स कहते हैं, पता है सबको मसाला बॉन्ड्स क्या है? मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, राइट? लेकिन अगर इसका उल्टा हम करें तो क्या है? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट जो है हम लोकल इंडियन इन्वेस्टर्स, हम हमारे इंडियन बिजनेसमैन इशू करने के योग्य हो जाएंगे, राइट? यानी कि टाटास जो है
वो इंडिया के लोगों से लोन ले रहे हैं, लेकिन वो जो लोन ले रहे हैं वो डिबेंचर्स के जरिए या बॉन्ड्स के जरिए वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है. Indian businesses will be able to hold foreign currency deposits in the local Indian banks for capital requirements. Indian banks will be able to borrow or lend to foreign banks in foreign currencies. Easy options to buy or sell gold freely and offer gold based deposits and loans with higher or even uncapped limits. Easy options to buy or sell gold freely and offer gold based deposits. तो ये सारे फायदे हैं इसके. क्लियर टू एवरीबडी? सो दिस इज देयर. तो अगर नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले सेशन में इसको जो भी आपके डाउट्स हैं वो एड्रेस करूंगा. डिसएडवांटेजेस, हाई वॉलेटिलिटी हो जाएगी, मतलब रुपये की वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे, तो प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी विल बी एट स्टेक. इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? कुशन होना चाहिए, कुशन ऑफ आरबीआईज सॉलिड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. चाइना का जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ $500 बिलियन है, चाइना में $5,000 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, क्योंकि चाइना इज एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री, वी आर एन इम्पोर्ट लेड कंट्री. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा रहता है. फॉरेन डेट बर्डन, इफेक्ट्स ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, ये भी हो जाएगा. राइट, अब आते हैं, इज इंडिया रेडी फॉर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? India is becoming truly global economy. However, it will need fuller integration into the global economic system before India goes for full capital account convertibility. How soon India can do this? It depends upon many macroeconomic credentials being in right place. Macroeconomic credentials क्या होते हैं? Macroeconomic stability क्या है? मैंने उस दिन भी बताया था, डीएनए में भी बताया था ये चीज़ें, कि जब हमारे बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो जाएंगे. फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब जब गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा. फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपीज़ है और गवर्नमेंट खर्च कर रही है 103.4 रुपीज़, तो 3.4 रुपीज़ इज द डेफिसिट ऑफ दैट फिस्कल, दैट फाइनेंशियल ईयर. तो फिस्कल डेफिसिट जब कम होगा और फिस्कली कंसोलिडेटेड होगी हमारी इकोनॉमी, गवर्नमेंट खर्चा और आमदनी जो है, इनकम और एक्सपेंडिचर में तालमेल अच्छा होगा, तो हम ये कर सकते हैं. ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, वी आर जस्ट हैविंग $500 to $600 बिलियन. आर दे स्टेबल? फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर लार्जली बिकॉज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है. एफडीआई वाला पैसा उनमें ज़्यादा नहीं है, एफआईआई वाला पैसा ज़्यादा है. अब जब ये वाला पैसा अगर उन्होंने एकदम से निकाल लिया, इंडिया के स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, तो आरबीआई को ये पैसे देने पड़ेंगे. और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, क्या ये फैक्टर नंबर 4 हमारी फेवर में है? यस. क्लियर? क्या फैक्टर नंबर 3, क्या हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स चाइना की तरह हैं? नहीं. क्या फिस्कल कंसोलिडेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा प्रिकैरियस है, राइट, इंक्लूडिंग लो लेवल ऑफ, ये भी नहीं है, राइट. बैंकिंग एसेट्स जो बहुत ज़्यादा हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, थैंक्स टू विजय माल्या, नीरव मोदी एट्सेट्रा. रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेगुलेटिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने का? नहीं. 2010 में आरबीआई और सेबी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, तो हमारे यहाँ पे अभी भी आरबीआई की ऑटोनॉमी में इंटरफेयर किया जाता है, राइट. एफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस, बिल्कुल नहीं. सहारा स्कैम हुआ, राइट, और अभी भी हम देखते हैं विजय माल्या कैसे देश छोड़ के चले गए. नीरव मोदी स्कैम पीएनबी में जो हुआ, तो एफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स है? नहीं है. तो जब तक ये चीज़ें नहीं है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा. इट विल बी लाइक डिगिंग योर ओन ग्रेव. टाइम टेबल जो हमारी कमेटी ने बताया, तारापुर कमेटी ने, इन्होंने एक टाइमलाइन डिसाइड किया था, रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर आर सर्टेन वीकनेसेस इन द सिस्टम, इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, and that the entrenchment of preconditions can be achieved over a period of time. ये प्री कंडीशन जब आप साइन पोस्ट आप अचीव कर लोगे, तब आप इसे अलाउ करोगे तो ठीक रहेगा. ओके,
A committee has recommended a phased implementation of CAC over a 3-year period. Phase 1, 1997-1998. Phase 2, 1998-1999. Phase 3, 1999-2000. The implementation of measures contemplated for each phase should be based on a careful and continuous monitoring of certain preconditions, signposts, and certain important attendant variables identified from the lessons of international experience. साइन पोस्ट क्या है? जैसे हम जो मील के पत्थर आते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि जिंदगी 0 किलोमीटर, राइट? तो साइन पोस्ट कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारी इन्फ्लेशन जो है सही है, 6% के लेवल पे है. जैसे हम देखते हैं ना कि दिल्ली की तरफ आ रहे तो 6 किलोमीटर लिखा है, 60 किलोमीटर लिखा है, वो साइन पोस्ट. नाउ कमेटी व्यूड, तारापुर कमेटी 1 viewed these preconditions to be fulfilled and the attendant variables like inflation, fiscal deficit of government of India as a process rather than one time indicator. यानी कि ये नहीं कि आपने एक बार अचीव कर लिया और छुट्टी, नहीं, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा. It has to be like a process. Depending upon the assessment regarding the attainment of these milestones, the timing and sequencing of full capital account convertibility could be accelerated. जितनी जल्दी आप इन milestones को अचीव करेंगे और इनको assessment अगर proper होगी तो हमारी कंट्री RBI मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ एक्सेलरेट कर सकती है स्टेप्स को या डिसेलरेट कर सकती है. Furthermore, the committee has recommended that the end of the 3-year phasing, यानी कि 1997-1998 में कुछ स्टेप्स लिए जाएं, 1998-99 में, फिर फाइनली 99-2000 में, और इनका असेसमेंट किया जाए. स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए, प्रोग्रेस क्या हुई, as well as the impact of the measures already instituted should be undertaken at the end of 3-year phase. CAC is a continuous process. तारापुर कमेटी ने बिल्कुल स्पष्टता से, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये कहा कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. आप इसे सिर्फ ये वन टाइम मत लें कि ठीक है अभी के लिए हमारे 3% फिस्कल डेफिसिट हो गया तो चलो छुट्टी, आप फटाफट से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ले आओ, नहीं. Recognizing that the practice of financing the government borrowing, financing the retirement of government borrowing, यानी कि गवर्नमेंट का जो कर्जा है उसको पे करने का तरीका क्या था, फ्रेश पैसा बोरो कर लो, ये तरीका अनसस्टेनेबल है. और अगर हमें फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ जाना है तो ये नहीं कि आज वर्ल्ड बैंक का लोन रिटायर करना है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लो, ये काम नहीं चलेगा. कमेटी हैज रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड क्या होता है? जैसे मुझे पता है कि मुझे 2025 में 5 लाख रुपए लोन पे करना है तो मैं 2020-21 में 1 लाख रुपया ऑलरेडी इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा, 2021-22 में 1 लाख रुपया और डिपॉजिट कर दूंगा, 2022-23 में 1 लाख रुपया और, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड अप्रोच. आप पहले से ही पैसे साइड पे रखते जा रहे हो ताकि जब 5 लाख का लोन पे करना हो आपको इसमें झटका नहीं लगे, शॉक नहीं लगे. बट हमारी कंट्री में क्या होता है कि इंटर जेनरेशनल इक्विटी नहीं मेंटेन करी जाती. आज गवर्नमेंट लोन बोरो कर लेगी, अगली गवर्नमेंट उसको पे करेगी. अगली गवर्नमेंट जब आती है तो उनके लिए ये एक रूड शॉक जैसा लगता है. जनता ने वोट दे दिए लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नोट नहीं है. अब जिस जनता ने वोट दिए हैं वो ये कहेगी कि वादों को पूरा करो, इसीलिए वर्ल्ड बैंक से नया लोन लिया जाता है, राइट. इसीलिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड अप्रोच सजेस्ट करी थी SS तारापुर कमेटी ने कि इसे लागू किया जाए. प्री कंडीशंस क्या थी? फिस्कल कंसोलिडेशन, 3 प्री कंडीशंस थी. इन्हें आप प्रीलिम्स 2020 या 21 के लिए याद रख ले. 3 प्री कंडीशंस are mandated inflation targeting and strengthening of financial system should be regarded as a crucial precondition signpost for CAC in India. Strengthening of the financial system. तो fiscal consolidation के लिए क्या कहा? There should be a reduction in the center's gross fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो जो है, यानी कि अगर इंडिया का जीडीपी $2 ट्रिलियन है तो उस टाइम पे 1997 में ये था 4.5%. तारापुर कमेटी 1 ने ये कहा 1997 में, 1996 में कि आप इसे 4% पे ले आइए, 4% ऑफ इंडियाज जीडीपी, तब तो ठीक है, ये एक माइलस्टोन आपका अचीव हो जाएगा. एंड फर्दर टू 3.5% 1999-2000
तक आप इसे 3.5% ऑफ जीडीपी पे ले आइए, राइट। अकम्पनीड बाय अ रिडक्शन, अब स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना डेफिसिट था तो उसको भी धीरे धीरे से रिड्यूस करके इसी ट्रैक पे लेके आना है, राइट। So this is there. Now, committee had urged that any increase in the profit transfer from RBI to the government, अब RBI का जो प्रॉफिट होता है या RBI के जो रिजर्व्स हैं, अगर उसे प्रॉफिट ट्रांसफर में इंक्रीज होना है, गवर्नमेंट को RBI पैसा देता है अपने प्रॉफिट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI की ऑनर है, as well as the proceeds from disinvestment should be used entirely towards consolidated sinking fund, जो कि हमने यहाँ पे देखा। यानी कि आरबीआई को जो डिविडेंड गवर्नमेंट को देना है, प्रॉफिट जो देना है, वो गवर्नमेंट को देगा तो गवर्नमेंट खर्च कर देगी। इसलिए बेटर ये है कि जो आने वाले सालों में पैसे चुकाने हैं 2001, 2002, 2003 में, ये पैसा उसके लिए यूज किया जाए। और तारापोर कमेटी ने ये भी कहा, आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द कमिटीज सजेस्टेड ब्रिंगिंग अबाउट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, इट वाज एसएस तारापुर कमेटी। इन्होंने बोला कि सरकारों को चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, है ना, लोन बोरो कर लिया और स्कीम्स चला दी, लेकिन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जैसा कि न्यूजीलैंड लेके आया था, तो न्यूजीलैंड की तर्ज पे हमें भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लाना होगा, और अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कि गवर्नमेंट कहाँ से कितना बोरो कर रही है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया, क्यों बोरो किया, ये सारी स्टेटमेंट्स जब भी कोई मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बजट इंट्रोड्यूस करते हैं, बजट स्पीच देते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ दीज थिंग्स शुड बी देयर। मीडियम फिस्कल टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सेट अप इट्स ओन ऑफिस ऑफ पब्लिक डेट, गवर्नमेंट का अपना एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस होना चाहिए। ये बात उर्जित पटेल कमेटी ने भी कही, ये बात उसके बाद आने वाली जो और कमेटीज थी उन्होंने भी कही, जैसे कि एनके सिंह पैनल। RBI should totally eschew from participating in primary issue। अब RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है, RBI को उससे रिलीव किया जाए और पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस बनाया जाए। अगर ये प्री कंडीशंस अचीव होंगी तभी आप फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कीजिए, वरना मत कीजिए, जोखिम मत उठाइए। Mandated rate of inflation for 3 years between 1997 and 2000 should be averaged between 3 to 5%. There should be, और ये भी कहा गया कि RBI को एम्पावर किया जाए इन्फ्लेशन मैंडेट पे। तो हमने क्या ये किया है? यस, हमने 2016 में क्या किया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम लेके आए। Once the mandate is given, RBI should be given the freedom to attain the target. There should be clear and transparent guidelines on circumstances under which the mandate of RBI could be changed, जैसे कि इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, या फिर COVID-19 जैसा क्राइसिस हो गया, कोरोना वायरस टाइप, राइट। Such a mandate would necessarily need to provide for greater independence of RBI। ये था सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस लेके आना। कमेटी ने ये कहा कि जो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में जो वीकनेसेस हैं, जैसे कि इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक सरकार की धुन पे नाचते हैं, जब कहो जिसको कहो लोन दे दिया जाएगा, ये इंटरेस्ट रेट्स को फुली डीरेगुलेट करना, ये सब चीज़ें की जाए। एवरेज इफेक्टिव कैश रिजर्व रेशो को धीरे धीरे से कम किया जाए, ओके 8%। तो क्या हमने इस तर्ज पे काम किया है? यस। इसी से जुड़ी एक और कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी, उन्होंने भी ये सब चीजें सजेस्ट करी थी, राइट। फर्दरमोर, द ड्रास्टिक मेजर्स शुड बी टेकन टू ब्रिंग डाउन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम, जो बैंक्स के एनपीएस हैं उन्हें नीचे लाने को कहा गया था, उन्हें रिड्यूस करने को बोला गया था, ठीक है। तो ये लिमिट्स हमारे लिए मेमोराइज करना जरूरी नहीं है, ये 3 पॉइंट्स हमें मेमोराइज करना जरूरी है: फिस्कल कंसोलिडेशन, मैंडेटेड इन्फ्लेशन टारगेट एंड स्ट्रेंथनिंग। और अगर प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आए तो इस तर्ज पे हम इसे कर सकते हैं, राइट, कि क्या क्या चीजें हैं हमें ये पता होना इसके लिए जरूरी है। नोटिंग विद कंसर्न that some of the weak banks are growing at a rate faster than the system, the Tarapur committee recommended that weak banks should be converted into narrow banks, that is banks whose incremental resources are deployed only in the government securities। मर्जर नरसिम्हम कमेटी ने कहा था, तारापुर कमेटी ने ये कहा
कि जो वीक बैंक्स हैं, जिनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो उनको नैरो बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी कि वो बैंक्स जो हैं इधर उधर फालतू के लोन नहीं देंगे, ना टाटा को, ना अंबानी को, ना अदानी को, बल्कि वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही पैसा लगाएं। समझ में आया? इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ वीकनेस, रिस्ट्रेंट्स शुड बी अप्लाइड ऑन द लायबिलिटी। तो तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशंस का एसेंस क्या था? तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशंस का एसेंस ये था, फर्स्ट बी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिकली एंड देन एम इंटरनेशनली। पहले डोमेस्टिकली अपने फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेसेस को कंट्रोल कीजिए एंड उसके बाद इंटरनेशनल फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात कीजिए, राइट? एसएस तारापुर कमेटी 2000, दिस विल बी द एजेंडा फॉर द क्लास नेक्स्ट टाइम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास का एजेंडा ये रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। एसएस तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशंस और भी इंटरेस्टिंग है, इनको हम समझेंगे, तो आप रेगुलर रहिए, बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी। आज के लिए बस इतना ही गाइस। Thank you everyone. Bye bye. Good night.